Hi guys, welcome to Logity and welcome to another session of Legal Current Affairs. इसके अंदर हम लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करते हैं। 1 टू 15 अक्टूबर की जितनी भी लीगल न्यूज़ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। राइट, अब मैंने ये जो वीडियोस हैं ये आपकी मई से लेकर के मई 2021 से लेकर के अब तक मतलब अक्टूबर तक की वीडियोस करी हैं एंड आगे हम पूरा दिसंबर तक करेंगे। अब ये वीडियोस किसको देखनी चाहिए? देखिए, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू की कर रहे हैं, एमएचसीईटी का कर रहे हैं, पीयू की कर रहे हैं, एनी एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस। अगर आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड, ठीक है ना, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। प्लस अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपको बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। राइट, समझ में आ गया यहाँ तक? और चीज़ मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ इस वीडियो में? नंबर 1, मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करती हूँ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के, ठीक है ना, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी, लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 2, जो बहुत बढ़िया बात है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगी कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो आप अपने नोट्स बनाइए और इन नोट्स को बार बार रिवाइज करिए सो दैट आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आंसर कर पाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। या गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगिरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Additional Mahila Court in Coimbatore handed over to the Indian Air Force the case of rape made against a flight lieutenant by his woman colleague for court martial proceedings. तो ठीक है, एक वुमेन कोलीग ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट पे कहा है कि उन्होंने उनका रेप किया है एंड वो केस पहले एडिशनल महिला कोर्ट के पास था कोयम्बतौर में, बट अब वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया है? इंडियन एयरफोर्स को, जहाँ पे क्या होगा? कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होंगी। कोर्ट मार्शल्स क्या होता है? ये प्रोसीजर होता है फॉर ट्रायल ऑफ मिलिट्री पर्सनल फॉर वायलेटिंग मिलिट्री लॉज ऑफ मेकिंग एनी मिलिट्री ऑफेंसेस, ठीक है ना। तो मतलब जो मिलिट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड लोग होते हैं, उनका जो होता है उनके लिए कोर्ट्स अलग बनी होती है, उनका ट्रायल होता है वहां पर, उनको कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। एज पर प्रोविजंस ऑफ एयरफोर्स एक्ट 1950, ठीक है ना, इस किन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किया गया है? एयरफोर्स एक्ट 1950 के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। राइट, सिंस बोथ द अक्यूज्ड एंड द सर्वाइवर वर इन एक्टिव सर्विस अंडर द IAF and the alleged incident occurred within the premises of Air Force Administrative College in Coimbatore, the judge observed that only the IAF could carry out further legal proceedings in this case. उन्होंने कहा क्योंकि उनके ही premises में हुआ, ठीक है ना, ये जो लोग हैं ये एक्टिव सर्विस के अंदर है, तो किसका jurisdiction बनता है proceedings का? IAF का, ठीक है ना, that is Indian Air Force. Right, according to the police, the incident occurred in early hours of September 10 on the AFAC, that is College of Air Force, right, a Coimbatore campus, where both had arrived for a training course. The woman officer in an FIR registered on September 20 in Coimbatore alleged that a flight lieutenant trespassed into her room and raped her under the influence of alcohol on September 10. She also alleged that her commandant and senior officers pursued her to withdraw her complaint and that she was subjected to a two-finger test at the Air Force Hospital. Now this is the entire story कि रेप हुआ, कैसे हुआ, सारा फैक्ट्स है। बट जो बहुत ज़्यादा चीज़ हमें नोट करनी है, 2 फिंगर टेस्ट, ये क्या होता है? 2 फिंगर टेस्ट जो है वो मना किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये 2 फिंगर टेस्ट नहीं करना है। तो हम जान लेते हैं कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है। The 2 finger test, also known as the per vagina, refers to an intrusive physical examination of a woman's vagina. Woman का जो vagina होता है उसको check किया जाता है, उसकी laxity, to figure out the laxity of vaginal muscles and whether the hymen is distensible or not. In this, the doctor puts 2 fingers inside the woman's vagina, and the ease with which the fingers penetrate her are assumed to be in direct proportion to her sexual experience. Right?
Thus, if the fingers slide in easily, the woman is presumed to be sexually active, and if the fingers fail to penetrate or find difficulty in penetrating, then it is presumed that she has her hymen intact, which is proof of her being a virgin. राइट सो मतलब ये टेस्ट किया जाता था, बट इवेंचुअली दिस वाज बैंड इन द केस ऑफ लीलू एट राजेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इंपॉर्टेंट ये जो टेस्ट है ये बैन कर दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि एक बार तो रेप हुआ, ठीक है ना, एंड इफ दिस टेस्ट इज कंडक्टेड देन द वुमन इज she is made to go through that scenario again, right? That scenario, she's made to go through that scenario again. So where the apex court has held, where the Supreme Court had held that the two finger test and its interpretation violates the right of rape survivors to privacy. Right to privacy क्या वायलेट होती है? वायलेट क्या करती है? वायलेट राइट टू privacy, right? Physical and mental integrity and dignity, ये सारा हम नोट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूँ, ठीक है ना. तो रेप सर्वाइवर की राइट जो होती है वो वायलेट होती है. इट हेल्ड दैट देयर वाज अ कंसेंसस दैट वर्जिनिटी टेस्ट लाइक द टू फिंगर टेस्ट एंड हिमन टेस्ट कुड नॉट इंडिकेट डेफिनेटिवली दैट देयर वाज एनी सेक्सुअल वायलेंस. वो कहते हैं कि ये प्रूव हो रखा है कि ये नहीं बताते हैं कि कुछ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है. इवन दो दिस वाज बैंड, इवन दो दिस इज बैंड, ये टेस्ट कंडक्ट किया गया विच इज रॉन्ग. तो हम ये केस बहुत क्लोजली फॉलो करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस इज वेरी important, right? Yeah, Chief Justice of India for forming special panels to probe atrocities by police. So, Chief Justice of India N.V. Ramana said he was in favor of forming standing committees headed by Chief Justices of the High Courts to investigate complaints received from the common man. जो आम जनता है, ठीक है ना, जो आम आदमी है, अगर उसको पुलिस से कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ पुलिस ने कुछ गलत किया है, तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है स्टैंडिंग कमेटी को, एंड दे विल बी हेडेड बाय हुम? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, राइट? ठीक है ना. कॉमन मैन ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स. नो, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर्स बट ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में आपके IAS ऑफिसर्स और ये सब लोग भी आ जाते हैं. ये क्यों किया गया? तो आप ये नोट कर लेंगे कि क्या क्या कहा गया, अभी बनाई नहीं गई है, बट ये सुजेस्ट किया गया है कि स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाए, और ये स्टैंडिंग कमिटीज को हेड कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. उन स्टेट्स के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो हेड करेंगे. क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे. क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? कंप्लेंट्स, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए. कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम कॉमन मैन ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स. ठीक है, तो पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स बनाया करो, पॉइंटर फॉर्मेट में, पैराग्राफ नहीं, पॉइंटर फॉर्मेट, राइट? तो अब ये क्यों किया गया? Recently, police officers in Gorakhpur, Uttar Pradesh have been accused of causing the death of businessman during a raid in the hotel. In Tamil Nadu, CBI charge-sheeted 9 policemen for the custodial death of father-son duo. There have been instances of district administration officers caught on video manhandling citizens during the lockdown. ठीक है ना, तो वो इसलिए किया गया है. हमें ये तो क्यों क्या है, रीजन ये है, ठीक है ना, बट हमें पता होना चाहिए कि किस चीज पे बात चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके. एंटीसिपेटरी बेल कैन बी सेट असाइड. एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है? जो पर्सन एंटीसिपेट कर रहा है कि शायद मेरे को अरेस्ट कर लिया जाए किसी केस के अंदर, या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया, बट उसका नाम आ रहा है, लग रहा है पुलिस को प्राइमा फेसाई, और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, एंड पुलिस को लग रहा है कि इससे पहले कि ये पर्सन भाग जाए, हम इसको अरेस्ट कर लें, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है. तो ये जो पर्सन है वो कोर्ट के पास जाता है, और कोर्ट को कहता है कि ठीक है, आई विल बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, में कहीं भी भागूंगा नहीं, बट मेरे को अरेस्ट ना किया जाए. ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एंटीसिपेटरी बेल. व्हेन समवन इज एंटीसिपेटिंग कि शायद वो अरेस्ट हो जाए, तो कोर्ट देखता है कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो अलग मैटर है. ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल का मोटा मोटा मतलब ये होता है. तो द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द सुपीरियर कोर्ट कैन सेट असाइड एन एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर इफ देयर वाज इनफ मटेरियल टू सजेस्ट दैट फैक्टर्स लाइक ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द रोल ऑफ द अक्यूज्ड. मतलब वो कहते हैं कि अगर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी हुई है, ठीक है ना, तो जो कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, मान लीजिए
नीचे वाली कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी तो हाई कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है, हाई कोर्ट ने दे दी तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है, राइट। अगर वो देखे कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, मान लीजिए उस पर्सन ने मर्डर किया है एंड क्लियर कट प्रूव हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा सा, द रोल ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है ना, वो देखकर वो सेट असाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार एंटिसिपेटरी बेल दे दी तो कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। While considering an application for grant of anticipatory bail, had to consider the nature of the offense, the role of the person, the likelihood of his influencing the course of investigation. अब क्या होता है, it is not just कि that person would come for, you know, whenever the person is called, वो आएंगे और investigation का पार्ट बनेंगे, it is also कि वो बाहर रह के कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं केस को, ठीक है ना। मे बी वो इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कि बाकी सब जो विटनेसेस हैं उनको वो खरीद लें, उनका इन्फ्लुएंस है उनका कि अगर वो बाहर है तो जो विटनेस है वो तैयार ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने के लिए, तो वो भी देखना चाहिए। और जो उन्होंने कहा जो सुपीरियर कोर्ट है वो सेट असाइड कर सकती है एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर। चाइना लॉन्चेस इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर, जो फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर हैं, लॉ से रिलेटेड मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी गई है। अब आप कहोगे कि क्या दी फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड भी जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो न्यूज़ देखो यार, अगर वो द हिंदू के अंदर है या वो डिस्कस्ड है, ठीक है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर वन, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका रेगुलर लॉ फॉलो करने लग जाओ, नो। अगर द हिंदू के अंदर है, जैसे यूएस के अबॉर्शन लॉज की बहुत ज़्यादा बात करी जाती है, ठीक है ना, तो फॉरेन कंट्रीज से लॉ से रिलेटेड जो न्यूज़ है ना, आपकी लॉ से रिलेटेड न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट, राइट, वो आपको फॉलो करनी रहेगी, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम, चाइना टॉप एंटी करप्शन वॉचडॉग, जो एंटी करप्शन का वॉचडॉग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है कि करप्शन ना हो, अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करती है। उन्होंने इट इज इन्वेस्टिगेटिंग अ फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर फू जेनगुआ, फू जेनगुआ, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको नाम, इन्वेस्टिगेटिंग अ फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर फू जेंगुआ, ये फू जेंगुआ का जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। President Xi Jinping started a campaign of purges of China's domestic security apparatus last year, seeking to ensure police, prosecutors and judges are absolutely loyal, absolutely pure and absolutely reliable, ठीक है ना। तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसके अंदर वो क्या चाहते हैं कि पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस जो है वो एब्सोल्युटली लॉयल हैं, प्योर हैं और रिलायबल हैं, ठीक है ना। ये कैंपेन ऑफ पर्जेस ऑफ चाइनाज डोमेस्टिक सिक्योरिटी अपार्टस, ठीक है ना, ये स्टार्ट किया था, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ओके। मिस्टर फू 66 वाज डेप्यूटी हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी बिफोर बिकमिंग जस्टिस मिनिस्टर इन 2018। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो जस्टिस मिनिस्टर कब बने, 2018 के अंदर बने, तो ये भी नोट कर लो। He led a number of high-profile investigations and crackdowns, including a probe into former security czar Zhu Yongkang, who was found guilty of corruption। तो उन्होंने खुद भी प्रॉब किया, मतलब उनके सबसे जो माने गए केसेस हैं वो है एक जार जू जोंगकांग का केस था जिसके अंदर ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ पब्लिक, वो फॉर्मर सिक्योरिटी जार थे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में था, ठीक है। ये एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और इनका फेमस केस ये है, मेनली ईयर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्या थे वो, लॉ मिनिस्टर थे, नाम याद रखना है, ओके। Four farmers killed as car in minister's convoy runs amok, 4 members of minister's team dead in violence after incident as लखीमपुर खेरी, ठीक है ना। लखीमपुर खेरी के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी हियरिंग सुन रहा है, फॉलो करेंगे हम उसको अच्छे से, ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं कि हुआ क्या था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विजिट ऑफ उत्तर प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य टू लखीमपुर खेरी टू टुक अ ग्रिम टर्न with farmers groups alleging that at least 4 farmers were killed and several injured after they were deliberately run over by a vehicle that was part of the convoy of Union Minister of State for Home Affairs and BJP MP Ajay Kumar Mishra। कॉन्वॉय किसका था, कॉन्वॉय ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड बीजेपी एमपी अजय कुमार मिश्रा, ठीक है ना। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। फार्मर्स इन तिकोनिया एरिया ऑफ खेरी हैड गियर्ड द हेलीपैड एट महाराजा अग्रसेन ग्राउंड टू प्रिवेंट मिस्टर मौर्य from landing, and the incident allegedly took place as the farmers were dispersing on the Tikonia Banbirpur road from the protest site. The Samyukt Kisan Morcha, the umbrella group representing the protesting farm unions, alleged that the car was driven by the union minister's son
आशीष, ठीक है ना। तो ये भी एलिगेशन है। स्पीकिंग टू द हिंदू, मिस्टर मिश्रा सेड, my son was present on stage where the function was being held. Over 2000 people were present. There is a video evidence also. Had he been there near the helipad where the killing took place, he would also have been lynched. ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है कि वहां पे फार्मर्स की डेथ हो गई, ठीक है। मिनिस्टर का कॉन्वॉय था, रैन ओवर द फार्मर्स, राइट। तो ये जो केस है इसकी हियरिंग अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हम इसका पूरा अपडेट आपको देंगे, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्टर आया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड बीजेपी एमपी अजय कुमार मिश्रा, इंपॉर्टेंट है ये। और एक काम मैं आपको देती हूँ, डेट ऑफ द इवेंट क्या थी, डेट ऑफ द इवेंट क्या है, ढूंढोगे, नोट भी करोगे एंड कमेंट्स में मुझे भी बताओगे, कमेंट डाउन बिलो, एंड डेट क्या थी ये मुझे बताओ, ठीक है ना। क्योंकि अब डीयू में, क्लैट में डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। 8 held after drug raid on cruise। तो ये आर्यन खान वाला केस है, ठीक है, शाहरुख खान सन। एनसीबी ने अरेस्ट किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फुल फॉर्म एनसीबी की हमें पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑल 8 वर बुक्ड अंडर सेक्शन 8C, 20B एंड 27 रेड विद सेक्शन 35 ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स ड्रग्स से जितने रिलेटेड केसेस हैं वो कौन से सेक्शन के अंडर है, कौन से एक्ट के अंदर देखे जाते हैं, ये वाला एक्ट, ठीक है ना। एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं इसको। एनडीपीएस एक्ट की फुल फॉर्म यहाँ से नोट कर लेंगे। सेक्शन 8C 20B डील विद पोजेशन, परचेज, सेल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। सेक्शन 27 लेज डाउन पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड 35 डील्स विद इंटेंशन ऑफ डीलिंग इन ड्रग्स। अब ये सारे नोट करने इंपॉर्टेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो पक्का से नोट करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी पीपल, यू नीड टू नोट दिस, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो सेक्शंस आपके न्यूज़ के अंदर हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो यही पूछेंगे ये सेक्शन क्या बात करता है, ये क्या करता है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, ओके। एनजीटी नीड नॉट वेट फॉर गटॉक टू सेव इन्वायरमेंट, सेज सुप्रीम कोर्ट। वेट फॉर गटॉक इज अ फ्रेज वेरिन वो कहते हैं टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर दे वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन बट इट विल प्रोबेबली विल नेवर हैपन। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट पहले ही बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं, दिल्ली की सिचुएशन देख रहे हैं, कितना पॉल्यूशन हो गया है, स्टबल बर्निंग हो रही है, ठीक है, आपका क्रैकर्स और सब कुछ, तो हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है। तो ये कौन सा केस था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा। इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी position as a unique forum endowed with suo moto powers to take up, अपने आप मतलब अगर कोई केस फाइल भी नहीं कर रहा है और अगर उसको लग रहा है, उसने न्यूज़ में सुना या किसी ने उनको बताया और उनको लग रहा है कि ये चीज़ इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरी है एंड इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, तो वो ले सकती है। दोबारा पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स पोजिशन एज अ यूनिक फोरम endowed with suo moto powers to take up environmental issues across the country। इसको हम नोट कर लेंगे। किस जजमेंट में कहा ये, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा, राइट। द कोर्ट सेड दैट एनजीटी नीड नॉट वेट फॉर metaphorical Godot to knock on its portal to flex its considerable muscles to save the environment. The exercise of power by NGT is not circumscribed by the receipt of applications. When substantial questions relating to the environment arise and the issue is civil in nature and those relate to the act, the NGT, in our opinion, even in the absence of an application, can self-ignite action either towards amelioration or towards prevention of harm. A 3-judge bench are held in a judgment। वो कहते कि जरूरी नहीं है सुओ मोटो, मतलब देखो नॉर्मली कोर्ट कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल होते हैं, तो एप्लीकेशन होती है, कोई भी कंप्लेंट आती है एनजीटी में और फिर एनजीटी उसको सुनता है, वो तो करेगा ही। बट कुछ इशू चल रहा है जिससे रिलेटेड एप्लीकेशन किसी ने नहीं फाइल करी, बट इशू है, हम सुन रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उसके न्यूज़ में आ रहा है उसके बारे में, ठीक है, पता है उसका, या फिर कुछ किसी भी तरीके से पता चल रहा है, तो even though there is no application, NGT can take action। उसको कहते थे suo moto, उसको क्या कहते हैं, suo moto। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्टिस रॉय ऑर्डर द 77-page जजमेंट फॉर द बेंच, dismissed objections from center legal experts and even the court's own amicus curiae
even the court's own amicus curiae who all argued against NGT clothed with suo motu powers. तो वो फेवर में नहीं थे, बट फिर भी ये किया गया, ठीक है ना. The court speaking through Justice Roy explained that the role of NGT was not simply adjudicatory in nature. The tribunal has to perform equally vital roles that were preventive, ameliorative or remedial in nature. Again, this is important. Please make a note of the same. ठीक है ना. वो सिर्फ एजुडिकेट नहीं करेगी जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, उसको प्रिवेंट भी करना है, उसको रेमेडीज भी देनी है. द जजमेंट डिस्क्राइब द एनजीटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटेंट स्पेशलाइज्ड फोरम टू डील विद ऑल एनवायरमेंटल मल्टीडिसिप्लिनरी इश्यूज बोथ एज ओरिजिनल एंड ऑल्सो एज एन एपिलेट अथॉरिटी विच कॉम्प्लेक्स इश्यूज मस्ट. ओरिजिनल मतलब जहाँ डायरेक्टली आता है, अपील मतलब किसी कोर्ट ने या किसी जुडिशियल बॉडी ने ऑर्डर दिया एंड उसकी अपील जारी है एनजीटी के पास. अगर वो एनजीटी आपको पता होगा, बहुत बार बता चुकी है, एनजीटी किस चीज से रिलेटेड केसेस सुनता है, इन्वायरमेंट, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस सुनते हैं, ठीक है ना. इसलिए कहा जा रहा है कि आप किस चीज की वेट कर रहे हो, ठीक है ना. अगर एप्लीकेशन नहीं भी फाइल हुई है और कोई इन्वायरमेंटल इशू है तो एनजीटी खुद ब खुद उसको उठा सकता है, ठीक है ना. उसके बाद अब हमने क्या क्या नोट करना है, एक तो हमने ये पॉइंट नोट करना है, दूसरा हमने ये करना है और तीसरा ये नोट करना है कि उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है ही, एपिलेट अथॉरिटी भी है विद कॉम्प्लेक्स इश्यूज वेयर हीथ्रो डेल्ट विद बाय द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना. जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो स्पेसिफिकली एनजीटी डील करेगी, ये हमें पता है. बट अब सुओ मोटो पावर्स मिल गई हैं किसको, एनजीटी को. ओके. रेन्यूसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउ सिंपलर. तो जो रेन्यूसिएशन मतलब इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करके कोई और लेना. द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर इंडियंस हु वांट टू रिनाउंस देयर सिटीजनशिप. प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर एप्लीकेंट्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन विद एन अपर लिमिट ऑफ 60 days फॉर द रेन्यूसिएशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड. तो 60 days के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. ओवर 6.7 लाख इंडियंस रिनाउंस्ड देयर सिटीजनशिप बिटवीन 2015 टू 2019. ये इंपॉर्टेंट है. फिगर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है क्लैट के लिए एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. द लोकसभा वाज इन्फॉर्म्ड इन February 2021. The ministry issued new guidelines on September 16 stating that the form after being filled online has to be downloaded, signed and submitted at the district magistrate office if the applicant is in India or at the nearest Indian mission if she or he is in a foreign country, ठीक है ना. तो 60 days वाला पार्ट हमें याद रखना है. और कितने 6.7 लाख इंडियन renounced their citizenship between 2015 to 2019, ठीक है. Juveniles if petty offences pending for over 1 year orders High Court, ठीक है. जुवेनाइल कौन होते हैं, who have not attained the age of 18 years, ठीक है ना. एज ऑफ 18 years, ये इंपॉर्टेंट है. जुवेनाइल कौन होते हैं, राइट. पिटी ऑफेंसेस मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस की अगर जुवेनाइल्स के अगेंस्ट पिटी ऑफेंसेस पेंडिंग है ओवर 1 year तो क्या क्या कि उनको टर्मिनेट कर दो, इंक्वायरीज को टर्मिनेट कर दो विद इमीडिएट इफेक्ट पड़ते हैं. अ बेंच डायरेक्टेड, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, अ बेंच डायरेक्टेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अ सबमिशन बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट 1903 इंक्वायरीज, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. इंक्वायरीज अगेंस्ट जुवेनाइल्स रिलेटिंग टू पेटी ऑफेंसेस वर पेंडिंग बिफोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन द कैपिटल एज ऑन 30th June 2021. कहाँ पे पेंडिंग है, दिल्ली में. दिल्ली में 1903 इंक्वायरीज पेंडिंग है. And in all cases alleging petty offences against children, juveniles, where the inquiry has been pending and remains inconclusive for longer than 1 year. वो कहते हैं कि अगर juveniles के against cases pending है और जो inquiry है वो inconclusive है and it is more than 1 year की वो conclude नहीं हुई है, तो क्या करेगा, regardless of whether the subject child or juvenile has been produced before the JJB, all such inquiry shall stand terminated with immediate effect. 1 year से अगर प्लस हो गया है, ठीक है ना, और कुछ भी फाइनलिटी नहीं अटेन करी है, पेंडिंग है, तो क्या होगा, ये जो इंक्वायरी है ये टर्मिनेट कर दी जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट. एनी चिल्ड्रन और जुवेनाइल डिटेन इन रिलेशन टू सच इंक्वायरी शैल बी रिलीज इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर रिकॉर्डिंग द फॉर्मल ऑर्डर. वो कहते हैं इमीडिएटली रिलीज कर दो विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल ऑर्डर्स, राइट. व्हाट लॉ सेज, लॉ क्या कहता है इस बारे में, क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है जो किया. सेक्शन 4
14 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जुवेनाइल से डील करता है कि उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसकी इंक्वायरी, उसकी उनको कैसे सारा प्रोसीजर बताता है। सेक्शन 14 क्या कहता है, मैंडेट automatic termination of inquiries against a minor alleged to be in conflict with law in case of petty offenses। वो कहते हैं कि ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगी अगेंस्ट माइनर अलेज्ड, अगर उसने पिटी छोटे मोटे ऑफेंस कमिट किए हैं, इफ द प्रॉब रिमेन्स इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर 4 months। अगर 4 months तक जो इंक्वायरी है वो इनकंक्लूसिव रहती है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा। एंड a maximum extension of 2 months from the date of first production of the child before the JJB। अगर बोर्ड के आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन से 2 months की एक्सटेंशन मिल जाएगी, राइट मतलब 6 months के अंदर सब कुछ खत्म करना है मोस्ट प्रोबेबली। सिंस इट वॉज, ये सारा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, सिंस इट वॉज अंडरस्टूड दैट द टाइम ऑफ 4 months स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 14 वुड बिगिन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर JGB। अब ये क्या समझते थे ऑफिसर्स कि जो ये 4 months का टाइम है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये कब स्टार्ट होगा, जब उसको बोर्ड के आगे चाइल्ड को प्रोड्यूस कर देंगे तब ये 4 months का टाइम स्टार्ट होगा। तभी उसको चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है, चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करना तो वो कहते हैं कि जितना मर्जी टाइम चल जाए, जब हम बोर्ड के आगे प्रोड्यूस कर देंगे तब 4 months का पीरियड स्टार्ट होता है, राइट। तो इसी वजह से हंड्रेड्स ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग पिटी ऑफेंसेस हैव बीन स्टक एट वेरियस स्टेजेस फॉर मच लॉन्गर देन 4 months। ये कोर्ट ने कहा, द कोर्ट ओपाइंड दैट इवन द मेड पेडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी अगेंस्ट द चाइल्ड इज अ स्टिग्मा है, ठीक है ना, वो सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है, ठीक है ना, चाहे उस बच्चे ने वो ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया, बट वो एक स्टिग्मा है। सिंस सेक्शन 14 कंटेम्पलेट्स अ मैक्सिमम ऑफ 6 months within which the entire inquiry must be completed, it cannot be said that the 6 month period would only commence once the subject is declared to be a child। अब ये भी प्रूव करना होता है कि वो पर्सन चाइल्ड है, वो एक जुवेनाइल है, तो वो कहते हैं कि सब कुछ 6 months के पीरियड में ही करना है, ये नहीं कि अच्छा चाइल्ड प्रूव हो गया उसके बाद टाइम स्टार्ट होगा या बोर्ड के आगे प्रोड्यूस कर दिया उसके बाद टाइम, नो। Adding that the age determination process must be completed within 4 month period extendable by 2 months, right। हमें क्या रखना है, सेक्शन 14 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है पिछली स्लाइड में वो इंपॉर्टेंट है, राइट। गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू क्लियर रेट्रो टैक्स मेस। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला जो इशू था वो हमने 2 बार डिस्कस किया, एक तो कान एनर्जी वाले केस के अंदर हमने डिस्कस किया पूरे डिटेल के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बार जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर हमने पूरा का पूरा बिल डिस्कस किया। वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बहुत अच्छे से समझना उसको। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपने 2022 के अंदर पेपर देना है तो मई 2021 से लेकर के जो अब तक मैंने अक्टूबर तक की वीडियोस, इवन दिसंबर तक मैं सारा आपका कवर करवाऊंगी, दिसंबर 2021 तक, ठीक है ना, वो वीडियोस आप देखो लीगल करंट अफेयर्स की, आपको बहुत सारे लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं वो कवर होंगे, राइट। तो पढ़ते हैं द इनकम टैक्स 31st अमेंडमेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स के कौन से रूल्स हैं ये, 31st अमेंडमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस अ न्यू पोर्शन pertaining टू इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रायर टू May 28, 2012। तो आप समझ सकते हैं, बट इसके अंदर मैं बता देती हूँ क्या था। मान लीजिए ए कंपनी है, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड है USA के अंदर, बट वो बिजनेस करी है इंडिया में और उसकी कुछ लैंड है, कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर, एंड जो इंडिया का ये बिजनेस था वो ए जो है वो डी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना, बट ए तो USA की कंपनी है बट बिजनेस वो इंडिया में कर रहे हैं, ट्रांसफर उन्होंने डी को कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तब क्या कहा कि दे आर लायबल टू पे टैक्स, ठीक है ना। अब ये नहीं कहा कि जो फ्यूचर के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा, उन्होंने ये पिछली डेट से लगा दिया, ठीक है ना, प्रायर टू May 28, 2012 जो ट्रांसफर्स हुए उनके ऊपर ये टैक्स लगा दिया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, एंड सम ऑफ द फेमस केसेस है कान एनर्जी का, जिसके अंदर लिटिगेशन चली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एंड जो केस था वो इंडिया के अगेंस्ट डिसाइड हुआ, फिर वोडाफोन से रिलेटेड केस था, ठीक है ना। तो आप डिटेल में वहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऑफ एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया एंड ले आउट द कंडीशंस एंड फॉर्मेट्स फॉर अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज टू द टैक्स डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू सेटल देयर टैक्स डिस्प्यूट। अब क्या किया है, जो बिल आया उसके अंदर बोला है इंडिया ने कि जितने भी कि ये जो लॉ है ये नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव वाला जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, एंड रिफंड दिया जाएगा, ठीक है ना, जिन्होंने टैक्स भरा उनको रिफंड दिया जाएगा।
ठीक है ना। तो अब रिफंड के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, बी सबमिटेड बाय ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज टू टैक्स डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू सेटल देयर टैक्स डिस्प्यूट। ठीक है ना। Firms such as Khan Energy and Vodafone disputing retrospective tax demands in India will not only have to withdraw all legal proceedings, वो कहते हैं कि सारी legal proceedings जो है वो withdraw करनी पड़ेंगी, and waive all rights to claim costs or attach Indian assets। तो कान एनर्जी ने आई थिंक पेरिस के अंदर और एयर इंडिया के अगेंस्ट भी करा था, उनके कुछ एसेट्स, इंडियन एसेट्स जो थे वो कोर्ट में जाकर उन्होंने अटैच करवा लिए थे, बट ऑल्सो इंडेमनीफाई कि अगर कोई केस करेगा the government on costs and liabilities from any action pursued by other interested parties in future। वो कहते हैं कि जो जिनको रिफंड देंगे उनको इंडेमनीफाई भी करना पड़ेगा कि अगर कोई और इंटरेस्टेड पार्टी है जो इनसे रिलेटेड है वो केस कर देती है तो कॉस्ट और लाइबिलिटी कुछ भी है वो ये कंपनीज बेयर करेंगी। In early September, after draft rules were issued to resolve these tax disputes, the worst affected player, UK-based Khan Energy, said it was working with the Indian government to expedite documentation and payment of refund। अब ये मैं आपको नोट करवाना चाहती हूँ कितना रिफंड है इनका, $1.06 बिलियन। किसका? कान एनर्जी का। प्लीज कान एनर्जी वाला केस पढ़ना, LLM वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। $1.06 बिलियन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस at the center of its high-stake dispute with India। ठीक है। After years of deterring, the government amended the income tax laws earlier this year to scrap the retrospective tax provisions introduced in 2012-2013। Important, कब introduce हुए थे? 2012-2013 में, under which Khan was taxed in 2014 for a corporate restructuring undertaken in 2006 to 2007। The tax department had subsequently frozen the firm's share as part of the proceeding and sold them off to recover the claim tax dues। तो उन्होंने क्या किया था, टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्म के जो शेयर्स थे, फ्रोजन फर्म के शेयर्स थे, वो सोल्ड कर दिए थे एंड टैक्स रिकवर कर लिया था। ठीक है ना। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल स्क्रूटनाइजिंग द टैक्स डिस्प्यूट हैड रूल्ड इन Khan's favor last December and awarded it $1.2 billion in damages। While the government has filed an appeal against the arbitration verdict, Khan has filed lawsuits in several overseas jurisdictions to enforce the tribunal's award। ठीक है ना। In France, the company had secured a court's permission। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज लेनी है। ऑल सच प्रोसीडिंग विल हैव टू बी ड्रॉप्ड और ये सब कुछ, राइट। ये भी याद करना कि अवार्ड, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कितने का अवार्ड कितने पैसे देने को बोला इंडिया को, कान एनर्जी को, $1.2 बिलियन। इंपॉर्टेंट है ये केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडोरा पेपर्स एक्सपोज टॉप वर्ल्ड लीडर्स। पंडोरा पेपर्स क्या है? पंडोरा पेपर्स एक इन्वेस्टिगेशन का नाम है। इस इन्वेस्टिगेशन को किसने किया? Involving 600 journalists from media including the Washington Post, BBC and the Guardian। इंपॉर्टेंट है, कितने जर्नलिस्ट थे? 600 जर्नलिस्ट। नाम क्या है इस इन्वेस्टिगेशन का? पंडोरा पेपर्स। क्या है ये? एक इन्वेस्टिगेशन है। कौन कौन से मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व थे? वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, द गार्डियन। इज बेस्ड ऑन लीक ऑफ सम 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स। कितने? 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स from 14 financial services companies around the world। 14 financial services। करंट एंड फॉर्मर लीडर्स, जो मैंने ब्लू के अंदर ऊपर मार्क किया ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिए। करंट एंड फॉर्मर लीडर्स आर फीचर्ड इन द डॉक्यूमेंट एनालाइज बाय, किसने एनालाइज किया है? एनालाइज्ड। किसने एनालाइज किया है? क्या किया गया है? analyzed by ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। फेसिंग एलिगेशंस रेंजिंग फ्रॉम करप्शन टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड ग्लोबल टैक्स अवॉइडेंस। क्या क्या बताते हैं वो इन लोगों के बारे में? करप्शन टू मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल टैक्स अवॉइडेंस। द ICIJ is a global network of 280 investigative journalists in more than 100 countries who collaborate on in-depth investigative स्टोरीज। तो ये क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 280 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है 100 कंट्रीज से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है।
Make notes. Over 700 Pakistanis, including some ministers and key members of Prime Minister Imran Khan inner circle, were among the individuals whose names were leaked with the Pandora Papers. So Pakistanis हैं, ठीक है ना, जो इमरान खान की मिनिस्ट्री में से कुछ मिनिस्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं. Some retired army officials, businessmen and media company owners have also been named in the leaks. The documents notably expose important, एक तो पाकिस्तानी वाला नोट कर लिया, King Abdullah II created a network of offshore companies and tax havens to amass a $100 million property empire from Malibu, California to Washington and London. One involved है Crèche Prime Minister Andres Babis. ठीक है. The Pandora Papers are the latest in series of mass ICIJ leaks. और पहले कौन से leaks इन्होंने करे हैं उनके नाम पता होने चाहिए. LuxLeaks, also known as Luxembourg leaks in 2014, was followed by Panama Papers and the Paradise Papers and FinCEN. Again important है ये, नोट कर लीजिए. What is a tax haven? Tax haven क्या होता है? A tax haven is a country that offers foreign businesses and individuals minimal or no tax liability. ठीक है ना, टैक्स लाइबिलिटी नहीं मिलती लगाते उनके ऊपर, ठीक है ना, तो उसको टैक्स हेवन कहते हैं कि वो अगर अपनी कंट्री के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं तो उनको टैक्स पड़ेगा, बट अगर वो कहीं और वो पैसा लगा देते हैं या डिपॉजिट करते हैं उनको टैक्स नहीं पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं? टैक्स हेवन फॉर देयर बैंक डिपॉजिट्स इन अ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल इन्वायरमेंट. तो ये बैंक डिपॉजिट्स के लिए ज्यादा है कि अगर वो पैसा अपनी कंट्री में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे टैक्स पड़ेगा, बट अगर किसी और फॉरेन कंट्री में डिपॉजिट करते हैं तो टैक्स नहीं पड़ेगा. राइट? समझेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पंडोरा पेपर्स की जो इन्वेस्टिगेशन बाहर आई है उससे रिलेटेड क्या एक्शंस लिए हैं. द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द रेवलेशंस इन द पंडोरा पेपर्स एंड अश्योर्ड अप्रोप्रिएट एक्शन इन सच केसेस एज पर लॉ. वो कहते हैं कि हम पूरा फॉलो करेंगे एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे एज पर लॉ. ठीक है. वुड बी मॉनिटर्ड थ्रू अ मल्टी एजेंसी ग्रुप. क्वेश्चन बनता है इसे कैसे मॉनिटर करेंगे? मल्टी एजेंसी ग्रुप. इंपॉर्टेंट. different agencies होंगी. The multi-agency group headed by the Central Board of Direct Taxes Chairman with representatives from Enforcement Directorate, the Financial Intelligence Unit and the Reserve Bank of India. उसको head कौन करेगा? Central Board of Direct Taxes के chairman. Important है ये. ठीक है. would keep a tab of the faced disclosures from the Pandora Papers indicated by ICIJ website. Anil Ambani, Vinod Adani, Jackie Shroff, Kiran Mazumdar, Shaw, Neera Radia, Sachin Tendulkar and Satish Sharma were among the 300 Indians mentioned in the list so far. तो क्या अभी 300 की लिस्ट है और उसमें ये लोग mentioned हैं. It may be noted that following earlier similar such leaks in the form of ICIJ, HSBC, Panama Papers and Paradise Papers, the government has already enacted the black money, undisclosed foreign income and assets and imposition of tax act 2015 with an aim to curb black money or undisclosed foreign assets and income. क्या करने के लिए? curb black money, undisclosed foreign income and income by imposing suitable tax and penalty on such income, the ministry pointed out. कौन सा एक्ट आ गया है? black money, undisclosed foreign income and assets and imposition of tax act. important है, नोट कर लीजिए जो ब्लू में मार्क किया हुआ है. राइट? undisclosed credits of approximately rupees 20,352 crore had been detected in the investigations carried out in the Panama and Paradise Papers by September 15, 2021. ये भी important है, उसको नोट कर लेंगे. ओके. The Supreme Court lashed out at farmers' organization for continuing the protest against centre's new farm laws, saying when the agitation snowballed into violence, as in Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri, where 8 people were killed, nobody takes responsibility. तो वो उन्होंने बोला कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है जब ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हो जाती है. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल डिस्क्राइब द वायलेंस ऑन एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. The top law officer for the government said the court should make it very clear that protests should not continue when the challenge against the farm laws were in highest court of the country.
ठीक है ना। तो जो फार्म लॉज है वो चैलेंज हो रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो कहते हैं कि एजिटेशन नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, बट हाउ कैन देयर बी प्रोटेस्ट व्हेन द मैटर इज सबजुडाइज हेयर। सबजुडाइज मतलब subjudice in law, subjudice Latin for under a judge, मतलब consider means that a particular case or matter is under trial or being considered by a judge or court. important है ये, important है, इसको मीनिंग लिख लो, ठीक है ना। तो जजेस ने बोला कि जब सबजुडाइस है, जब कोर्ट उसको कंसिडर कर रहा है, व्हाई आर द प्रोटेस्ट are there protests when the laws have been kept in abeyance. It is, वो कहते हैं कि अभी तो लॉ अप्लाई करा ही नहीं जा रहा है, तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी कोर्ट में चैलेंज कर दिया, द एक्ट इज स्टेड, द गवर्नमेंट हैज assured it will not give effect to it, so what is this protest for? Justice Khanvilkar flanked by Justice C.T. Ravikumar and the bench asked Kisan Maha Panchayat, a farmers organization. वो कहते हैं सबजुडाइस है, जो एक्ट है वो स्टेड है, तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। Justice Khanvilkar said the farm laws were passed by the parliament. The government is also bound by the laws passed by the parliament. We are on principle here. Once you go to court, how can the same party say that matter is before court? Nevertheless, I will still protest, a judge observed. वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो जब कोर्ट के अंदर चैलेंज हो रखा है और कोर्ट के अंदर ये कहा हुआ है गवर्नमेंट ने कि वो अप्लाई नहीं करेगी, जो एक्ट्स हैं वो स्टेड हैं। द कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डिसाइडेड टू फ्रेम लीगल क्वेश्चंस इन द इशू। द बेंच सेड इट वुड फर्स्ट डिसाइड वेदर द राइट टू प्रोटेस्ट वाज एन एब्सोल्यूट राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसाइड होगा, इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट मूड्स चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट प्रपोज टू अब्सॉल्व एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है, ये एक प्रपोजल है, ठीक है। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आपको याद रखना है कि प्रपोजल है या फिर कर दिया है, ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड absolving agencies involved in national security projects and border infrastructure projects from obtaining prior forest clearance, ठीक है। कौन सी एजेंसीज को कहा है कि आपको कह रहे हैं कि उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, नेशनल जो इन्वॉल्व है नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, from obtaining prior forest clearance from the center as part of amendments to existing Forest Conservation Act FCA. The FCA, which first came in 1980 and was amended in 1988, requires such permission. तो हम क्या नोट कर लेंगे, हम ये नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये अभी क्या है, एक प्रपोजल है। Bengal violence, CBI submit probe reports before High Court. Now, the Central Bureau of Investigation, CBI, and the Special Investigation Team probing post-poll violence in West Bengal submitted their reports to the Calcutta High Court. अब इसके अंदर कहा गया, CBI has registered 40 FIRs so far, filed charge sheets in 7 cases. अब इसके अंदर ये मैंने इसलिए भी किया है कि चलो ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है इस केस में। द हाई कोर्ट हाउवर पॉइंटेड आउट दैट द सिट हैज नॉट कंसल्टेड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट मंजुला चेलुर, who was appointed by his court to oversee functioning of the sit. अब ये question कौन, who has been appointed to oversee the functioning of the sit, SIT Special Investigation Team, retired Chief Justice of Calcutta High Court Manjula Chelur. इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए, बाकी सब अगर पढ़ लोगे और बस ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट कंसल्टेड, however it was not disputed that for the aforesaid purpose she was not taken into confidence, the court said, ठीक है ना। No state can deny rupees 50,000 ex gratia SC claims should be settled within 30 days. Submission of documents says guidelines of submission of documents says guidelines. तो 50,000 रुपीज देने हैं उन फैमिलीज को जहाँ पर किसी की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड-19, राइट। ये जजमेंट आ गई थी। एवरीबॉडी इज गोइंग टू नेम द जजमेंट इन द कमेंट सेक्शन, नेम द जजमेंट, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। द सुप्रीम कोर्ट सेड द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट डिनाई द एक्स ग्रेशिया ऑफ रुपीज 50,000 each to the families of persons who died of COVID-19 merely on the grounds that their death certificates did not show the virus as the cause of death.
अब ये हमने पढ़ा था, अगर आप फॉलो कर रहे हो इन ऑर्डर्स को, कि इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जानबूझकर रीजन ऑफ डेथ जो है वो कोविड-19 नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट्स भी एंटिसिपेट कर रही थी कि क्या पता उनको कुछ देना ना पड़ जाए। बट कोर्ट ने कहा कि अगर रीजन ऑफ डेथ कोविड-19 है बट कुछ और मेंशन किया गया है तो वो चेंज किया जाएगा सर्टिफिकेट्स के अंदर। तो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर वो नहीं शो कर रहे हैं वायरस का कॉज ऑफ डेथ कोविड-19 है तो क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज वुड डील विद ग्रीवियंसेस रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ एंड इशू अमेंडेड डॉक्यूमेंट्स। कि अगर रॉन्ग रीजन दिया हुआ है जानबूझकर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज क्या करेंगी, अमेंड करेंगी इन सर्टिफिकेट्स को। द कोर्ट सेड दीज कमिटीज शुड बी एबल टू असेस हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स डायरेक्टली टू असर्टेन क्लेम्स। तो ये जो कमिटीज है, ये जो मेडिकल रिकॉर्ड है, इनको डायरेक्ट असेस मिलेगा। द पेमेंट वुड कंटिन्यू फॉर फ्यूचर कोविड डेथ्स अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन। द गाइडलाइंस हैव सेड फैमिलीज ऑफ दोज हु कमिटेड सुसाइड विद इन 30 days ऑफ अ कोविड पॉजिटिव डायग्नोज वुड बी ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एक्सग्रेशिया। तो जिन्होंने सुसाइड कमिट करी, मतलब उनकी डेथ नहीं हुई, मतलब डेथ हुई बट ड्यू टू कोविड कंप्लीटली नहीं, उन्होंने खुद सुसाइड कर ली, अगर विद इन 30 days ऐसा सुसाइड किया और कोविड पॉजिटिव डायग्नोसिस के कि वो कोविड से डर गए, तब भी दे आर एलिजिबल फॉर दिस कॉम्पनसेशन, राइट। Water was Telangana had approached the Supreme Court seeking equitable allocation of Krishna वाटर। तो क्या हुआ था, तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि जो कृष्णा वाटर है उसका इक्वल एलोकेशन होना चाहिए। ये वाटर डिस्प्यूट हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, राइट। तेलंगाना ऑन October 6, 2021 withdrew its plea in Supreme Court for equitable apportionment of Krishna River water on the basis of an assurance given by the center that it will consider constituting a tribunal under Interstate River वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि सेंटर ने बोला कि वो एक ट्रिब्यूनल बना देंगे, ठीक है ना, और वो फिर वो ट्रिब्यूनल नेसेसरी स्टेप्स लेगा टू नेसेसरी लीगल ओपिनियन टू रिजॉल्व द इशू। अब इसलिए उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया। प्लीज डू अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट, डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अब एससी रिवाइज एसेट्स केस अगेंस्ट एपी मिनिस्टर, ठीक है ना। द सुप्रीम कोर्ट रिवाइव्ड अ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस अगेंस्ट आंध्र प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर Adimulapu Suresh and his wife T.N. Vijay Lakshmi, an income tax commissioner, while holding that the CBI need not always conduct। अब ठीक है, ये केस रिवाइव हो गया, ये एक चीज़ है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने हेल्प करी वो क्या है, CBI need not always conduct a preliminary inquiry before registering an FIR against public servants in corruption cases। इम्पॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। The High Court had reasoned that the CBI had straightaway filed the FIR without bothering to conduct a preliminary inquiry। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि CBI ने डायरेक्टली FIR फाइल कर दी without conducting a preliminary inquiry into the couple's known sources of income like income tax return, election affidavits or information submitted to the government under the Central Civil Services rules। The High Court had found the corruption charges prima facie unsustainable after going through these sources of income on its own। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई जरूरत नहीं है। We hold that since the institution of a preliminary inquiry in cases of corruption is not made mandatory before the registration of FIR under the Code of Criminal Procedure, the Prevention of Corruption Act or even the CBI manual for this court to issue a direction to that effect will be tantamount to stepping into the legislative domain। वो कहते हैं कि CRPC भी ऐसा नहीं बोलता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी ये नहीं कहता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन केस ऑफ करप्शन इज नॉट मेड मैंडेटरी। वाला पार्ट नोट कर लो जो उनका रीजन दिया उन्होंने, ठीक है, रीजन लिख के ये लिख सकते हो। Hence, we hold that in case the information received by CBI through a complaint or a source information discloses the commission of a cognizable offence, it can directly register a regular case instead of conducting a preliminary inquiry where the officer is satisfied the information discloses the commission of a cognizable offence। The court did not, however, take away the value of conducting a preliminary inquiry in an appropriate case। The need for a preliminary inquiry will depend on the facts and circumstances of each case. Even when it is conducted, the scope of preliminary
inquiry is not to ascertain the veracity of the information but only whether it reveals the commission of a cognizable offense. ठीक है ना, तो जो फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है वो हमें याद रखना है. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कोर्ट ने कहा है कि एन अक्यूज कैन नॉट डिमांड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एज अ मैटर ऑफ राइट. वो कहते हैं वो राइट नहीं है. अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज वैल्यूएबल इन करप्शन केसेस नॉट टू वेस्ट अ राइट इन द अक्यूज बट टू इंश्योर दैट देयर इज नो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू टारगेट पब्लिक सर्वेंट्स. मतलब जो मासूम पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको टारगेट ना किया जाए इसलिए है, बट ये राइट नहीं है अक्यूज की. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए. ओके. A milestone global deal to ensure big companies pay a minimum tax rate of 15% and make it harder to avoid taxation has been agreed after Ireland, Estonia and Hungary signed up to an accord. ठीक है ना, तो जो बिग कंपनीज हैं उनको मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15% पे करना पड़ेगा. ये ग्लोबल डील हुई है. ठीक है ना. द डील एम्स टू एंड अ 4-decade long race to the bottom by governments that have sought to attract investment and jobs by taxing multinational companies only lightly and allowing them टू शॉप अराउंड फॉर लो टैक्सेस. ठीक है ना, तो वो कम से कम टैक्स करना चाहती थी कंपनीज कंट्री सो दैट कंपनीज वहां जाकर अपना पैसा रखें. द डील एम्स टू प्रिवेंट लार्ज फर्म्स फ्रॉम बुकिंग प्रॉफिट्स इन लो टैक्स कंट्रीज लाइक आयरलैंड रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर क्लाइंट्स आर, एन इशू दैट हैज बिकम इवन मोर प्रेसिंग विद द राइज ऑफ बिग टेक जायंट्स दैट कैन easily do business across borders. Out of the 140 countries involved, 136 supported the deal, with Kenya, Nigeria, Pakistan and Sri Lanka abstaining for now. Now ये important है. 140 countries involved, 136 supported. कौन सी 4 countries हैं जिन्होंने नहीं support किया? कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. PSNK नाम रख दे, PSNK. ठीक है. द पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब किसने करवाया ये? द पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, विच हैज बीन लीडिंग द टॉक्स, सेड द डील वुड कवर 90% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, राइट. उसके बाद 15% वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हाउएवर विद द इंक barely dry on the deal, some countries were already raising concerns about its implementation. The Swiss finance ministry demanded in a statement that the interests of small economies be taken into account and said that 2023 implementation date was impossible. Poland, which has concerns over the impact on foreign investors, said it would keep working on the deal. Central to the agreement is a minimum corporate tax rate of 15% and allowing governments to tax a greater share of foreign multinational profits, right? तो ये important है, 15% tax minimum रखना ही पड़ेगा, right? ये तीनों points, ये तो repeat हो गया, ये 3 points note कर लीजिएगा. SC asked firecracker makers why they stock barium despite ban. ठीक है. The Supreme Court wondered why firecracker manufacturers continue to stock huge quantities of toxium barium chemicals. कौन से chemical बहुत ज़्यादा toxic है? बैरियम. नाम याद कर लेंगे इसका, बैरियम. ठीक है. इवन आफ्टर द कोर्ट हैज बैंड इट्स यूज इन फायरवर्क्स. ठीक है, कोर्ट ने क्या किया है? बैरियम का यूज बैन कर दिया है. फिर भी ऑन September 29 द कोर्ट हैड रेफर्ड टू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द CBI इनटू firecracker industry including in Tamil Nadu, which revealed rampant violation of the top court's order ban on the use of toxic ingredients in the products. वो कहते हैं कि इंक्वायरी कंडक्ट करी. किसने इंक्वायरी कंडक्ट करी? CBI ने. उसमें क्या पाया गया कि टॉक्सिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रोडक्ट्स में पाए गए और उनका बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं फायर क्रैकर्स, वो स्टॉक में थे जो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो बैन किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने. द कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द CBI इन चेन्नई टू कंडक्ट अ डिटेल प्रोब इन एन ऑर्डर इन March 2020. किसको करा था ऑर्डर? जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI इन चेन्नई को ऑर्डर किया था. ठीक है. द एजेंसी हैड फाइल्ड अ रिपोर्ट इन अ सील्ड कवर इन द कोर्ट. द कोर्ट सेड द एजेंसी रिपोर्ट हैड शोन दैट केमिकल एनालिसिस ऑन सैंपल ऑफ फिनिश्ड जो बन चुके हैं क्रैकर्स, जो बनने वाले हैं, हैड एंड रॉ मटेरियल रिवील्ड बैरियम कंटेंट. ठीक है ना, तो बैरियम कंटेंट जो है वो बैंड है एंड वो पाया गया. ओके. जजमेंट का नाम मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ओके.
लेट्स लुक एट वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ 13A। तो ये 13A क्या है पढ़ लेते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजाप्रकाशा told Foreign Secretary Harshvardhan Shringla while expressing a desire to revive the spirit of the relations of the 1960s and 1970s। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो मिले और उन्होंने ये 13th अमेंडमेंट के बारे में बात करी। तो ये 13th अमेंडमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। Mr. Shangri-La called on the president before wrapping up his official visit. In addition to underscoring the need to expedite bilateral projects, the foreign secretary in his meeting with President Rajapaksa on the final day of his visit reiterated India's position on complete implementation of the provisions under the 13th Amendment to the Constitution, including devolution of powers and holding of provincial council elections at the earliest। तो हमने क्या करना है, हमारे सेक्रेटरी ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि complete implementation of the provisions under the 13th amendment to the constitution including devolution of powers and the holding of provincial council elections at the earliest। ठीक है, the Indian mission said in a statement referring to the nearly 34-year-old legislation that remains contentious in Sri Lanka। अब ये 13th amendment है क्या, 13th amendment क्यों हुई श्रीलंका में, उसकी स्टोरी हम समझ लेते हैं। alleging discrimination and persecution at the hands of the nation's majority Buddhist Tamil-speaking Sri Lankans in the northern region of Sri Lanka launched a struggle for self-determination and pressed for a separate state। तो ठीक है, तो वहाँ पे कौन है मेजॉरिटी में, बुद्धिस्ट जो है वो मेजॉरिटी में, जो तमिल स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी है। और क्योंकि जो बुद्धिस्ट थे वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उनको और प्रोसिक्यूशन हो रही थी तमिल स्पीकिंग की, उन्होंने क्या डिमांड करी तमिल स्पीकिंग ने, दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट, राइट। Now, Colombo watched with alarm as the ethnic conflict aggravated into a full-fledged civil war। तो civil war हुई between the armed forces and the Liberation Tigers of Tamil Eelam। Liberation Tigers of Tamil Eelam। The 13th Amendment to the Constitution of Sri Lanka, 13A, is amendment to the Constitution of Sri Lanka passed in 1987, important, which created provincial councils in Sri Lanka। ये भी important है, right। On 29 July 1987, Indo-Sri Lanka Accord was signed between Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and Sri Lankan President J.R. Jayawardene, which stated the devolution of powers to the provinces, की powers जो है वो provinces को दी जाएगी। ये important है, इसको note कर लेंगे। Hence, on 14th November 1987, important, Sri Lankan Parliament passed the 13th Amendment to the 1978 Constitution of Sri Lanka and the Provincial Councils Act number 42 of 1987 to establish provincial councils। ठीक है ना, तो provincial councils elect करी जाएंगी, मतलब वो देखेंगी अलग अलग areas को। The amendment aims at creating provincial councils in Sri Lanka and enables Sinhalese and Tamil as national languages while preserving English as the link language। तो कौन सी national language बनाई, enable Sinhalese and Tamil as national language, ये किया गया। However, there are practical problems in devolving land, the police and financial powers to the provinces। तो अलग अलग provinces बनाए गए ताकि वहीं के लोग उनको, मतलब अगर तमिल एरिया है तो वो तमिल लीडर इलेक्ट करेंगे अपना और वो उनको गवर्न करेंगे। Powers to the provinces and the government has stressed that the structure that is implemented should be acceptable to all parts of the country। The 13th Amendment, which led to the creation of provincial councils, assured a power sharing arrangement to enable all 9 provinces in the country including Sinhala majority areas to self govern। क्या करा था, सेल्फ गवर्न कर पाते वो, ठीक है। बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इंडिया यही पुश कर रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। स्पीकर अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन रॉय। अब ये क्या है पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर भीमन बनर्जी हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मुकुल रॉय। किसकी डिस्क्वालिफिकेशन, मुकुल रॉय। मिस्टर रॉय, स्टोरी क्या है, मिस्टर रॉय हु वाज इलेक्टेड ऑन बीजेपी टिकट इन द असेंबली इलेक्शन इन मे रीजॉइन तृणमूल कांग्रेस, मतलब उन्होंने इलेक्शंस लड़े बीजेपी की टिकट लेकर, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया,
तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है ना, जून के अंदर। ही वॉज लेटर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, अ पोस्ट यूजुअली रिजर्व फॉर एन ऑपोजिशन लेजिस्लेटर, ठीक है ना। तो उनको अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, और जो पोस्ट है मोस्टली रिजर्व करी जाती है ऑपोजिशन लेजिस्लेटर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस आई है, हैज वन, ठीक है ना। तो ऑपोजिशन हुई, मतलब बीजेपी की बनी। आई एम नॉट क्लियर कि बीजेपी की बनी है या, बट ये था एक, राइट। द बीजेपी अप्रोच द स्पीकर सीकिंग मिस्टर रॉयस डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो बीजेपी ने अप्रोच किया स्पीकर को कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है। लेटर पार्टी लीडर्स अप्रोच द हाई कोर्ट ऑन द इशू एंड द कोर्ट डायरेक्टेड द स्पीकर टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट ने स्पीकर को बोला कि आप डिसाइड करो। इट पॉइंटेड आउट दैट इन केस द स्पीकर वाज अनेबल टू डिसाइड ऑन द मैटर इट वुड टेक अ कॉल ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। हाई कोर्ट ने बोला अगर स्पीकर नहीं डिसाइड कर पाएगा तो हाई कोर्ट देख लेगा। व्हेन द मैटर केम बिफोर द कोर्ट, एडवोकेट जनरल एस.एन. मुखर्जी सेड द स्पीकर हैड मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर। तो स्पीकर मूव कर गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ठीक है। The development in the case would have a bearing on the fate of legislators who had joined the ruling Trinamool Congress after being elected from the opposition parties, ठीक है ना। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, फिर ये सारी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। What is anti-defection law? The anti-defection law punishes individual members of parliament or MLAs, members of legislative assembly, state assembly, for leaving one party for another, ठीक है ना। जो वो एक पार्टी से दूसरी पे डांस करते रहते हैं, ठीक है ना, anti-defection law उनको पनिश करता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज, ये इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PU, DU, BHU, MHCT, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कौन से शेड्यूल में करी हुई है, कब ऐड किया गया, 1985 में ऐड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट्स पर्पस वाज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, क्या पर्पस था, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट्स बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेचर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। क्यों लेकर आए कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो पार्टी चेंज ना करें। द 10th शेड्यूल, पॉपुलरली नोन एज द एंटी डिफेक्शन एक्ट, वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन via important 52nd Amendment Act 1985 and sets the provisions for disqualification of elected members on the ground of defection to another political party, ठीक है ना। अब it was a response to toppling of multiple state governments by party hopping MLAs after the general elections of 1967। तो वो पार्टी चेंज करते रहते थे तो गवर्नमेंट भी नहीं बन पाती थी कभी कभी। However, it allows a group of, अब ये एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। However, it allows a group of MP MLAs to join, merge with another political party without inventing the penalty of defection। वो join कर सकते हैं दूसरी पार्टी, बट क्या क्राइटेरिया, एंड इट डज नॉट पेनलाइज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इंकरेजिंग और accepting defecting legislature as per the 1985 Act। A defection by 1/3 of the elected members of a political party was considered a merger। अगर 1/3 members उठकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है, मर्जर। क्या कंसिडर किया जाता है, मर्जर, राइट। बट द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 चेंज दिस एंड नाउ एटलीस्ट 2/3, पहले कितना था 1/3, अब कितना है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे टिक्स मारे हुए, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक नोट सेम, राइट। उसके बाद of the members of a party have to be in favor of merger for it to have validity in the eyes of। अगर 2/3 members shift होते हैं तो उसको merger माना जाता है। अब the member disqualified under law can stand for elections from any political party for a seat in the same house। The decision on question as to disqualification on ground of defection are referred to the chairman or the speaker of the house। मतलब speaker और chairman decide करते हैं, which is subject to judicial review, ठीक है ना। मतलब कोर्ट में जाके कोर्ट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अब देखा जाएगा अब क्या हुआ है कि जो कैलकाटा के इलेक्शन हुए उसमें बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट पार्टी से इलेक्शन लड़े, बट एंड में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो अब उनका फेट डिसाइड होगा इस डिसीजन से। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि दी ये वीडियोस कंटिन्यू रखो, ये हमें हेल्प करती है। मैं आपको और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, प्लीज डू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो। आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। यू कैन कैच मी ऑन Instagram। आई एम देयर बाय द नेम @IamLogiri। So guys, that's it for today's video. Do not forget to check out the description box for videos like these from May 2021. Soon I'll be covering January, Feb, March, April 2
for all of you guys. And please do subscribe to the channel. Yeah, that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. You guys take care and keep on studying. Bye.